आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो कहानी किस प्रकार रूपरेखा के आधार पर यानी कि ढांचे के आधार पर किस प्रकार उसे लिखी जाती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक कहानी की रूपरेखा दी गई है। एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने के लिए बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुंह खून से सना देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछतावा और सीख। इस प्रकार छोटा सा ढांचा आपको यहाँ पर दिया गया है। इन ढांचे पर से आपको विस्तृत कहानी किस प्रकार लिखी जाती है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ आपको कहानी किस प्रकार विस्तृत से लिखी जाए उसके बारे में ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। आपको सबसे पहले ध्यान से ये कहानी सुननी है और उसके बाद आपको जो भी याद रहे कहानी, जितनी भी कहानी याद रहे वह आपको घर पर एक पेज पर लिखकर नोट में रखना है। तो मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। पहला ढांचा, एक ब्राह्मण स्त्री। तो उसका पैराग्राफ किस प्रकार लिखा जाता है। एक छोटा सा गांव था। गांव में कई जाति के लोग रहते थे। इसमें एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण परिवार सुखी से अपना गुजरान चलाता था। ब्राह्मण स्त्री ने एक नेवला पाला था। नेवला घर में इधर उधर घूमता रहता और रात दिन घर की रखवाली करता था। तो एक ब्राह्मण स्त्री और नेवला जो दो छोटे वाक्य है उनमें से ये पैराग्राफ बनाया है मैंने। और उसके बाद का पंक्ति है, पानी भरने के लिए बाहर जाना और लौटने पर नेवले का मुंह खून से सना। गांव में सभी स्त्रियों को गांव के कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता था। इसलिए एक दिन ब्राह्मण स्त्री पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। कुएं से पानी भर के जब वह वापस आती है तो घर पर एक भयानक दृश्य देखती है। ब्राह्मण स्त्री नेवले को देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि नेवले का मुंह खून से सना देखती है, यानी कि खून से बिगड़ा हुआ देखती है। वह एकदम घबरा जाती है और उसका मन मानो स्थिर पानी की तरह हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को पालने में सुला कर गई थी। यह नेवले ने मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे को मार दिया। यह सोचकर बिना समझे जाने उसने अपने सर पर पानी का घड़ा था वह नेवले पर पटकाती है। घड़े के मार से नेवला मर जाता है। और उसके बाद के है, नेवले पर घड़ा, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना। तो इस पंक्ति से उसका पैराग्राफ हम कैसे बनाते सुनना। जब ब्राह्मण स्त्री घर के अंदर जाती है तो एक और ही दृश्य देखती है। बच्चा तो जिंदा था। वह उसे उठाकर प्यार से अपनी गोद में ले लेती है और पास ही एक मरा हुआ सांप देखती है। तभी उसे सारी परिस्थिति का ख्याल आता है और वह
नेवले का मन ही मन आभार व्यक्त करती है और उसने बिना सोचे समझे देखे बिना जाने जो कार्य किया उसके लिए उसे बहुत पछतावा होता है। लेकिन हिंदी में एक कहावत है कि अब पछताने से क्या लाभ जब चिड़िया चुग गए खेत। अब तो नेवला जो घर की रखवाली करता था वो तो मर चुका था, वह अब जिंदा होकर लौटकर वापस नहीं आने वाला था। इसलिए ब्राह्मण स्त्री को बहुत पछतावा होता है। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा, नेवला तो फिर वापस नहीं आ सकता था। तो सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो भी कार्य करें तो वह बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, वरना हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए जो भी कार्य करना है यह कार्य हमें सोच समझ कर करना है। तो यहाँ पर यह कहानी पूर्ण होती है। उसके बाद है मातृभाषा का अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी कि गुजराती। हमारी मातृभाषा कौन सी है? गुजराती है। तो यह हिंदी का पैराग्राफ दिया है, उसको आपको मातृभाषा यानी कि गुजराती में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर है, हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। हमारे એટલે આપણે માટે लिए એટલે માટે આપણા માટે संसार में એટલે માં सबसे એટલે સૌથી વધુ अधिक यानी कि વધુ मूल्यवान हमारा शरीर है। એટલે આપણા માટે આ સંસારમાં સૌથી મૂલ્યવાન वस्तु हमाરું शरीर से। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं। शरीर के द्वारा हमें બધા सभी यानी कि બધા काम करिए છીએ। इसलिए शरीर का स्वास्थ्य रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए એટલે તે માટે શરીર સ્વસ્થ રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ રાખવા માટે આપણે व्यायाम करવું ખૂબ જ જરૂરી છે। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। तो व्यायाम व्यायामથી शरीर આપણું મજબૂત અને સુડોલ यानी कि सुंदर અને खड़तल, मजबूत यानी कि खड़तल बने छे। अंग अंग में स्फूर्ति आती है। तो આપણા શરીરના અંગ અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે। शरीर में आलस्य नहीं रहता। तो शरीर में आलस रहती नहीं। तो उसके बाद भाषा सज्जता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर्वनाम की समझ यहाँ पर दी गई है। आप सर्वनाम एवं उनके प्रकार पढ़ चुके हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छाटिए तथा उनके प्रकार बताइए। तो पहला वाक्य है, हम पाठशाला जाएंगे। हम पाठशाला जाएंगे। तो यह वाक्य में हम जो सर्वनाम का दो प्रकार हम पढ़ चुके हैं कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम और जातिवाचक सर्वनाम। हम यानी कि सभी आते हैं, लड़का लड़की स्त्री पुरुष सभी। तो हम पाठशाला जाते हैं। तो पाठशाला में पहली कक्षा वाले भी जाते हैं, 8वीं कक्षा वाले भी जाते हैं, कॉलेज वाले भी जाते हैं। तो हम शब्द है वह जातिवाचक सर्वनाम है। दूसरा है, यह मेरी किताब है। तो यह એટલે આ, मेरी એટલે મારી, આ મારી પુસ્તક
છે એવું કહેવા માગે છે। तो यह मेरी शब्द दो है वह व्यक्तिवाचक है, क्योंकि यह और मेरी शब्द एक व्यक्ति को के लिए है, इसलिए व्यक्तिवाचक शब्द सर्वनाम बनेगा। तीसरा है कोई आ रहा है। कोई आ रहा है लेकिन निश्चित नहीं है कि यह आ रहा है, इसलिए वह जातिवाचक शब्द बनेगा। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें यानी तने, तारे। तुम्हें यानी क्या चाहिए, इसलिए तुम्हें क्या चाहिए, तो यह तुम्हें शब्द व्यक्तिवाचक सर्वनाम बनेगा। पांचवा यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। तो गीत यह એટલે आ, यह जिसने એટલે उन निश्चित व्यक्ति है कि कल किसने गीत गाया था, तो निश्चित व्यक्ति है कि मीना ने, तो वह व्यक्तिवाचक सर्वनाम बनेगा। उसके बाद का है मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो यहाँ मैं शब्द है यह व्यक्तिवाचक सर्वनाम बनेगा। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। तो एक वचन और बहुवचन है। मैं, तो उसका बहु मैं कल गाँव जाऊंगा, तो हम कल गाँव जाएंगे। तो हम मैं है, मैं शब्द एक वचन है, तो हम बहुवचन। दूसरा है मेरी किताब कहाँ है। तो मेरी એટલે मारी, हमारी એટલે બધા सभी की। हमारी किताबें कहाँ है, तो हमारी शब्द बहुवचन बनेगा। उसे कल बुखार था, उसे એટલે તેને। उन्हें એટલે તેઓને, तो उन्हें बहुवचन शब्द उसे का बहुवचन उन्हें बनेगा। यह कौन है, यह એટલે या आ, ये એટલે તેઓ, यह का बहुवचन ये बनेगा। उसके बाद कहे तुझे क्या चाहिए। तुझे એટલે तारे, तुम्हें એટલે તમારે, तो तुझे का तुम्हारे बहुवचन शब्द बनेगा। उसके बाद का जो रिक्त स्थानों की पूर्ति की सर्वनाम है, सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला वाक्य में जो कौंस में शब्द दिया है उसका एक जातिवाचक या व्यक्तिवाचक शब्द आपको रिक्त स्थान में पूरना है। यह कार्य मैं नहीं हो सकेगा। तो मैं एक वचन है मैं, तो उसका बहुवचन होगा हम। यह कार्य हमसे, यह कार्य हमसे नहीं हो सकेगा। दूसरा है पापा ने तुम, तो उसका बहुवचन बनेगा तुम्हें बुलाया है। तीसरा है जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं वह नहीं जानता, तो वह की जगह उसे। जो लड़की वहाँ खड़ी है उसे मैं उसे नहीं जानता। चौथा है लगता है यह मेरी बात अच्छी नहीं लगती, तो यह की जगह बहुवचन आएगा। लगता है ये मेरी बात अच्छी तरह उसे लगता है ये मेरी बात उसे अच्छी नहीं लगेगी, यानी कि ये उसे आएगा। लगता है उसे मेरी बात, सॉरी उसे शब्द आएगा, उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती उसे। पांचवा यह काम कौन लोगों ने किया, तो यह काम किन लोगों ने किया, किन शब्द आएगा कौन की जगह, तो किन यानी कि निश्चित नहीं, इसलिए वह बहुवचन बनेगा। तो आज हम यहाँ तक अपना लेक्चर रोकते हैं। उसके बाद के आगे का लेक्चर में उसके बाद की इकाई पढ़ेंगे।